चलो, तो अपन ने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो याद है सब कुछ या भूल गए सब? याद है ना? पक्का? चलो, अब अपन ने पढ़ा था कल कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट याद है सब? याद है क्या? मुझे याद है, आपको याद है? तो ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी उसमें कितने टाइप्स होते हैं टोटल? 5। बगल में 6 बोलो, आपको कितना बोलना चाहिए? 5 ही बोलना चाहिए, मैं गलत बोलूंगा बट आपको सही करना है। सबसे पहले फर्स्ट, खाना खाया क्या आप लोगों ने आज? खाया? नहीं, अभी जाके अबे सुबह तो कुछ खाया होगा ना? हाँ। तो आवाज तो थोड़ी दो ना, मेरे तक आनी चाहिए ना। आप खुद को आंसर देंगे क्या? मैंने बोला खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, डिफरेंट पार्टी चाहिए, तो जोर से बोल। फर्स्ट कौन सा है? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अनएनफोर्सेबल। स्टार्टिंग में आपकी एनर्जी यहाँ होती है, फिर उसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद ऐसे एकदम धीरे से सुनते कान में बोलता है अनएनफोर्सेबल। तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फर्स्ट एक्सप्रेस, सेकेंड इम्प्लाइड, थर्ड कॉजी, फोर्थ, फिफ्थ, बस इतना ही। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, फर्स्ट एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड, सेकेंड। और एक ही बंदे ने परफॉर्म किया तो? और दोनों ने परफॉर्म नहीं किया दोनों ने नहीं किया तो दोनों ने नहीं किया तो बायोलैटरल है ना, एक नहीं किया तो यूनिलैटरल। नहीं, दोनों ने किया तो बायोलैटरल। हाँ, दोनों ने परफॉर्म किया तो बायोलैटरल। बायोलैटरल। अच्छा, मैंने कुछ अलग बोला, ऐसे बोलते जाओ। चलो, अब ऐसा कौन सा ऑफर है जिसमें मैं मॉडिफिकेशन करता हूं और ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो जाता है? और सेम ऑफर दिया दोनों ने तो? एक ही बंदे को दिया तो? सबको दिया तो? अब मैं आंसर ही नहीं दिया, आपने ऑफर मुझे दे दिया, मैंने आपको आंसर ही नहीं दिया, इट इज एक्सेप्टेंस? मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। आपको कम्युनिकेशन नहीं हुआ ऑफर मेरा, आपके फ्रेंड को कम्युनिकेशन हुआ, उसने एक्सेप्टेंस दिया। मैंने ऑफर आपको दिया बट आपकी फ्रेंड बहुत चाहती है आपकी, उसने बोला कि तेरे बिहाफ पे मैं एक्सेप्टेंस देती हूँ, तुझे नहीं दिक्कत तो अगर आपकी फ्रेंड एक्सेप्टेंस दे देती है तो इट इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस? नो। आपका इंटेंशन क्या चाहिए? जिसको आपको ऑफर देना है उसी का आपको क्या आना चाहिए? एक्सेप्टेंस। कोई थर्ड पार्टी आके नहीं कह सकते कि हाँ मुझे पसंद है, सॉरी, हाँ मुझे जो चाहिए वो चाहिए। ठीक है, चलो, और मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी के पास ऑप्शन होता है, वो कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट? वॉइडेबल में होता है? वॉइडेबल वैलिड हो सकता है क्या? हो सकता है, अगर उसने कंसेंट दे दी तो वो वैलिड हो सकता है। वॉइड हो सकता है क्या वैलिड? वॉइडेबल में और इलीगल में, ये सॉरी, वॉइड में और इलीगल में वाइडर स्कोप किसका है? वॉइड एग्रीमेंट अपन ने पढ़ा और डिफरेंस पढ़ा था, एक वॉइड एग्रीमेंट था और एक इलीगल था, तो दोनों में से वाइडर कौन सा है? कौन सा है? वॉइड होता है, ध्यान रखना, क्योंकि अपन एक सेंटेंस पढ़ा था, ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट इलीगल। वैसे ही अपन इसके पहले किसका पढ़ा था? वैसे ही सेम, वैलिड और नहीं, और एक डिफरेंस पढ़ा था अपन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में। तो एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड कौन है सबसे ज्यादा? वॉइड मतलब इसका वॉइड स्कोप, हाँ, और नैरो स्कोप किसका है? कॉन्ट्रैक्ट। रिवोकेशन कब कर सकते हो आप विड्रॉ? आपका जो एक्सेप्टेंस है आप विड्रॉ कब कर सकते हो? जब तक उसको कम्युनिकेट नहीं हो जाता तब तक उसके पहले आप क्या कर सकते हो? विड्रॉ कर सकते हो। सेम ऑफर साइड से, एक्सेप्टेंस साइड से, दोनों साइड से आपको सोचना है। ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, बीच में याद आ जाता है, सॉरी, ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपको, आप जाने के बाद एंटर करते हो गार्डन में, आपको पैसे देना पड़ता है? एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। रेलवे स्टेशन पे गया मैं बूट पॉलिश करने के लिए, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? मैंने पैर रखा वहां पे, उसने मेरे बूट पॉलिश कर दी? नहीं, कौसी मेरा बूट थोड़ी घूम गया, मैंने वहां पे पैर रखा और उसने
अरे मेरे भाइयों, जब मैंने उसके सामने ऐसा पैर रखा तो उसने वुड पॉलिश कर दी, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? तो इम्प्लाइड बोलो ना फिर। अब इसमें कौसी कॉन्ट्रैक्ट क्लास में जूता थोड़ी घूम रहा है मैं उसके पास, बोल ये ले भाई ये जूता मेरे को पॉलिश करके मेरे को देना है, नहीं, खुद का ही जूता है। तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? इम्प्लाइड। जब आप जहां पे जाते हो, आप वहां पे ऑफर नहीं होता है, आप सीधा उसका कंसिडर एक्सेप्टेंस करते हो, वो इम्प्लाइड ही होता है, ऑटोमेटिकली आपको लागू हो जाता है, वो पे करना पड़ता है। ऐसे एग्जांपल आएंगे आपको, कॉफी शॉप वाले, गार्डन वाले, हमेशा नहीं गार्डन वाले आएंगे, कोई अलग भी आएंगे, थोड़ा दिमाग में डाल लो बाकी भी एग्जांपल, सिर्फ कॉफी शॉप पे फोकस मत करो। चलो वैलिड हो गए। हाँ, रिवोकेशन, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कितने टाइप्स में होता है? 6 टाइप्स पढ़े थे अपन ने, 6 टाइप्स पढ़े। सबसे पहले फर्स्ट नोटिस, सेकंड लैप्स ऑफ टाइम, थर्ड नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, फोर्थ काउंटर, फिफ्थ नॉन एक्सेप्टेंस, सिक्स्थ सब्सिक्वेंट इलीगल। ये 6 टाइप्स थे। चलो याद है आपको, मेरे को भी याद है। चलो और क्या था? हाँ, मुझे बात बताओ, 2A किसकी सेक्शन है? 2A, 2B, 2E, दो है, दो है तो कॉन्ट्रैक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले आज, क्या बोलते हैं इसे? कंसिडरेशन। अब मैं कोई मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता हूं तो जो कंसिडरेशन होता है वो पैसों में ही होना चाहिए क्या? आप जब किसी के साथ ऑफर देते हो, सामने वाला एक्सेप्टेंस देता है, उसमें कुछ कंसिडरेशन होता है, होता है ना? तो क्या लगता है आपको कि कंसिडरेशन मतलब मॉनेटरी टर्म में ही होना चाहिए क्या, पैसों में ही होना चाहिए? नहीं। अब मेरे को रेंट एग्रीमेंट पढ़ा है हमने, आपके पास प्रॉपर्टी आप रेंट पे देते हो तो रेंट एग्रीमेंट करना पड़ता है। अब एग्जांपल, मेरा भतीजा है, मैंने उसको मेरी प्रॉपर्टी दी रेंट पे विदाउट रेंट, बट मैंने उसको सिर्फ मेरा राइट्स ट्रांसफर किया, प्रॉपर्टी ने ट्रांसफर किया, राइट ट्रांसफर किया, वो भी तो एग्रीमेंट बन सकता है ना? नॉट नेसेसरी क्या चाहिए, मॉनेटरी टर्म ऐसा नहीं चाहिए। मेरे वाइफ को मैंने बर्थडे के दिन प्रॉपर्टी दी मेरी, मैंने वो एक मैंने एक बंगला खरीद दिया तो उसको रेंट पे देता हूँ, जा तो वहाँ पे मैं यहाँ पे रहता हूँ खुशी खुशी, कुछ दिन अपन खुशी से जीते। तो उस केस में बताओ, मैंने तो प्रॉपर्टी तो दे दी उसको, ऑफर दे दिया मैंने, उसने एक्सेप्ट कर दिया, बट यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, बट मैंने राइट तो ट्रांसफर किया ना उसको। तो नॉट नेसेसरी कि आपका कंसिडरेशन मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए, वो राइट्स में भी हो सकता है। देखो वहां पे लिखा है, चलो क्या लिखा वहां पे? A valuable consideration in the sense of law may consist either some right, interest भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, और बेनिफिट भी हो सकता है टू वन पार्टी। अगर वन पार्टी को बेनिफिट है तो अदर पार्टी को क्या होगा? लॉस होगा, दोनों को बेनिफिट नहीं होगा। मैं अगर मेरी प्रॉपर्टी मेरे वाइफ को ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है, उसको बेनिफिट है ना, मेरे को लॉस है ना, क्योंकि मेरे को रेंट नहीं आएगा, वो तो फ्री में रहेगी बेचारी, बेचारी गई थी। ओके चलो, अब कंसिडरेशन के डेफिनेशन में सेक्शन कौन सा आएगा? कंसिडरेशन, डी, याद रखना, डी बोला तो कंसिडरेशन, डी का याद रखना, ठीक है। चलो देखो, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, किसकी डिजायर होनी चाहिए? किसी और की डिजायर होनी चाहिए क्या? अब मैंने बोला कि एक काम कर कि मेरे को 10,000 तू गूगल पे कर, फिर अपन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसने पेटीएम से किया तो चलेगा क्या? नहीं। तो इच्छा किसकी होनी चाहिए? डिजायर की इच्छा होनी चाहिए। द प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन हैज डन, एब्सटेन मतलब कुछ नहीं करना, छोड़ देना, abstain from doing or does or abstain from doing or promise to do abstain from doing something such an act, मतलब इसमें सिंपल लिखा है उसने। कंसिडरेशन मतलब आप तो एक तो करो एक तो ना करो, दो चीजें हो सकती है। मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट में एक तो पॉजिटिव होता है एक तो नेगेटिव होता है, आजकल ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव को, हर कोई पॉजिटिव निकलता है। चलो देखो एग्जांपल दिया है, कंसिडरेशन इज एन एक्ट डूइंग समथिंग। अब देखो सुनो मेरी बात, अब मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, मैंने आपको पैसे दिए, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, मैंने बोला आप मेरे क्लासेस लगाओ, ठीक है, आपने पैसे दिए, आपने पैसे दिए, ये क्या है? कंसिडरेशन। ये क्या है? कंसिडरेशन है।
मेरा कंसिडरेशन क्या है, मैंने क्या करना चाहिए, टीचिंग करना चाहिए। टीचिंग मेरे लिए क्या है, कंसिडरेशन। अब सोचो, अभी फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, दोनों पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन होती है। अगर सामने वाला अगर परफॉर्म करता है उसको कुछ बेनिफिट मिलता है तो सामने वाले को भी मिलना चाहिए। इसको राइट्स मिलते हैं तो उसको भी राइट्स मिलने चाहिए। इसके ऊपर ऑब्लिगेशन है तो उसको भी ऑब्लिगेशन मिलने चाहिए। तो कंसिडरेशन क्या होगा इस एक्ट में, टीचिंग में कंसिडरेशन होगा। आपके लिए तो पैसा होगा, क्या आपने पैसा दिया मतलब आपने कुछ कंसिडरेशन दिया मुझे। मेरा कंसिडरेशन क्या आपके लिए, मैंने टीचिंग दी। तो जो एक्ट होता है वो भी क्या हो सकता है, कंसिडरेशन हो सकता है। चलो देखो, अब यहाँ पे दिया एग्जांपल, आपके इंस्टीट्यूट ने, आईसीएसआई ने या सीएस ने या सीएमए के इंस्टीट्यूट में आपको बोला अगर आप सीएस में, सीए में और सीएमए में 90% लाते हो तो आपको इंस्टीट्यूट एक 10 लाख का गिफ्ट वाउचर देगा। ये ऑफर दे दी इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट ने ये ऑफर दे दी तो आपका जो कंसिडरेशन है वो क्या होगा। उन्होंने बोला अगर आपको एग्जाम में 90% मार्क्स आते, कोई भी एग्जाम सीएससी में, तो हम आपको बड़े एमएनसी में जॉब देंगे। ये ऑफर उन्होंने दे दिया, आपने एक्सेप्ट कर दिया। आपके लिए कंसिडरेशन क्या है, उनके लिए कंसिडरेशन क्या होगा, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा। उसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास, जिस दिन आपने 90% मार्क्स लाए उस दिन आपका कंसिडरेशन होगा ना। उन्होंने ऑफर में क्या बताया था कि जिस दिन आपको 90% मार्क्स आ जाएंगे उस दिन हम आपको एमएनसी में लगवा देंगे। तो आपके लिए कंसिडरेशन क्या है, 90% मार्क्स लाना। जिस दिन आपने 90% मार्क्स ला लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली इन्फोर्स हो जाएगा, और जब तक आप 90% नहीं लाते हो तब तक कॉन्ट्रैक्ट स्टे अनएनफोर्सेबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है कंसिडरेशन इज एन एक्ट डूइंग समथिंग। तो डूइंग समथिंग मतलब वही 90% नहीं आती किसी के, जो मोस्ट रैंकर्स होते हैं सीएमए में, वो उनके परसेंटेज आपने देखे कभी, मोस्ट मैंने देखा 65% ही होते सीएमए में। क्योंकि आपको मार्क्स लाना सीएमए में बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है, बट लोगों को एटलीस्ट 70-80 तक रेंज आती है, बट हर सब्जेक्ट में नहीं आती। किसी में 80 आएंगे, किसी में 50 आएंगे, किसी 60 आएंगे। तो जो रैंकर्स होता है फर्स्ट रैंक वाला, वो हमेशा 65% ही होती है, उसको 60 या 65%, ज़्यादा नहीं होता। क्योंकि ये एग्जाम बहुत मतलब वास्ट सिलेबस होता है ना इसमें। आपको अगर मैं पहले दिन की बात करूँ तो अभी की बात करूँ तो आप पहले दिन वाले भूल जाओगे, ऐसा होता है। काफ़ी आपको सब्जेक्ट बहुत है, 4 सब्जेक्ट है, डीप नॉलेज है, अभी करंट अफेयर्स भी आएगा आपको। मतलब मैं आपको घबराना नहीं चाहता, बट ये आपके लिए अच्छा है कि आपकी जो मेमोरी इतने दिन से ऐसी पड़ी थी ना वो यूटिलाइज हो जाएगी अब। चलो, कंसिडरेशन इज क्या, ये छोड़ देना, ये ई गलती से इधर आया, मतलब ये इसका ई इधर है, ये वाला ई इधर है, इसको छोड़ दो यहाँ से। एब्सेंट मतलब फ्रॉम डूइंग समथिंग, छोड़ देना। मतलब मैंने आपको ऑफर दिया, ठीक है, इधर ध्यान दो, मैंने आपको ऑफर दिया कि अगर आप पढ़ाई करना छोड़ दोगे, क्योंकि मेरी जो वाइफ है वो भी सीएस करती है, एग्जाम्पल समझो, मेरी जो वाइफ वो सीएस करती है, ठीक है, आप लोग भी सीएस करो, और इंस्टीट्यूट में सिर्फ 1 2 3 4 5 और ये ऑनलाइन 5 10 11 जन है सिर्फ इंस्टीट्यूट के पास अभी एग्जाम के लिए। मैंने आप 10 लोग ऑफर दी कि आप लोग क्या करो, इस बार पढ़ाई मत करो, मेरी वाइफ फर्स्ट होनी चाहिए एग्जाम में। मैंने आपको बोला मैं सबको 1-1 लाख रुपए दूंगा, इस अटेम्प्ट आपको सिर्फ ये अटेम्प्ट नहीं देना है। मैंने आपको ऑफर दे दिया 1-1 लाख का, आपने एक्सेप्ट कर लिया, फोन साइलेंट कर दो, गाने बजते हो तो फिर मेरे को कंट्रोल नहीं होता। तो ऑनलाइन वाले भी, हाँ ऑनलाइन तो नहीं बजता। तो क्या बोला था मैं अभी, हाँ मेरे वाइफ का इस बार अटेम्प्ट है, इस अटेम्प्ट में, तो मैंने बोला आप 10 लोग अटेम्प्ट मत देना इस बार, सिर्फ मेरी वाइफ देगी। मैंने आपको ऑफर दिया किस चीज का, ना करने का, मतलब एब्स्टेंट, मतलब कुछ करना नहीं आपको। ये भी क्या है, कंसिडरेशन है। अब मुझे एक बात बताओ, जिस दिन एग्जाम होगी वो कंसिडरेशन क्या होगा, आप जब एग्जाम में नहीं जाओगे वो क्या होगा, कंसिडरेशन होगा। तो नॉट नेसेसरी इसमें कुछ मनी टर्म आएगा, कंसिडरेशन नहीं आया। तो आप जो एक्ट करोगे एक तो पॉजिटिव हो सकता है, एक तो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। चलो, अब कुछ रूल्स है रिगार्डिंग कंसिडरेशन। अब देखो, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ऑब्वियसली कंसिडरेशन कौन देगा, प्रोमिसी अपोजिट वाला पार्टी। कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो सकता है। कैसे पास्ट मतलब, कंसिडरेशन पास्ट मतलब, आपको पता है आप जब गाड़ी डालते हो सर्विसिंग के लिए, मैंने आज गाड़ी डाल दी सर्विसिंग के लिए, ठीक है, उसने बोला आप कल लेके जाओ। अब गाड़ी में कल गया, सर्विसिंग कब हो चुकी है, पास्ट में, मतलब कल हो चुकी है।
तो उसका कंसिडरेशन पहले ही आ चुका है, तो मेरे को पे कब करना पड़ेगा, प्रेजेंट में। तो पास्ट भी कंसिडरेशन हो सकता है, बराबर कि नहीं। मैंने बोला क्लास में कि जो भी बच्चा मेरे लॉ में 80% और अबव आएगा सब्जेक्ट में, मैं उसको आईफोन दूंगा 11, जो जिसको जिसको आएगा, समझो सिर्फ आया तो भी दूंगा मैं, ये मेरा प्रॉमिस है। जो बच्चा लॉ में आएगा लिख लो कहीं पे भी, रिकॉर्ड मत करना, आपके पास प्रूफ हो जाएगा। जो इस बच्चे को एग्जाम में 80 अबव आएंगे लॉ सब्जेक्ट में, मैं उसको आईफोन दूंगा, पक्का दूंगा। तो अब मैंने ये ऑफर दे दिया आपको, तो आपको जिस दिन मार्क्स आएंगे वो क्या होगा, आपका कंसिडरेशन। उस दिन मेरे को ऑटोमेटिक आपको देना ही पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स ही करना पड़ेगा। बट आपने मेहनत कब की, पास्ट में, कंसिडरेशन आप सब पास्ट में हो चुका है, तो ये पास्ट में भी हो सकता है, ठीक है। प्रेजेंट को आपको पता है, मैंने प्रेजेंट आपने इमीडिएट जैसे होता है वैसे प्रेजेंट। फ्यूचर वाला क्या हो सकता है, ऐसा एग्जांपल क्या हो सकता है कि जो फ्यूचर में एनफोर्स होगा, उसका कंसिडरेशन फ्यूचर में होगा। मुझे एक बात बताओ, मेरी वाइफ है, मैंने उसको बोला जिस दिन मैं छोड़ के चला जाऊंगा तुझे, जिस दिन मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा मैं तुझे, दुख आ गया ना बहुत अंदर से जान। जिस दिन वाइफ छोड़ के चली जाएगी, मैं उसको बोला कि मेरी प्रॉपर्टी में सब तेरे को ट्रांसफर कर दूंगा। अब ये इंसिडेंट कब होगा, फ्यूचर में। तो ये भी एग्रीमेंट है, बट एनफोर्स कब होगा, जब मैं छोड़ के चला जाऊंगा। तो फ्यूचर वाला भी क्या हो सकता है, एग्रीमेंट हो सकता है। तो क्या बोला, कंसिडरेशन कब हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है। बट इसका एक रूल है, याद रखो, क्या, अब आप उसके साथ सब कॉन्ट्रैक्ट करते हो। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने गाड़ी सर्विसिंग के लिए दी थी, ठीक है, गाड़ी सर्विसिंग होगी, दूसरे दिन में गया, वो पास्ट वाला है। अब उसने बोला मुझे, क्या बोला कि भैया इसको और स्पेयर पार्ट लगाना पड़ेगा अलग से। अब मुझे एक बात बताओ, ये नया कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर, उसने नया कुछ बोला है, तो मैं जो कंसिडरेशन पहले वाला किया था उसने सेम में समझ सकता हूँ, सेम कंसिडरेशन, या मुझे अलग कंसिडरेशन देना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, अब सुनो यहाँ पे एग्जांपल देखो, डेट क्या आज, मैं चेक करूँ तो आपको डेट पता है नहीं, मेरे पास ये यहाँ पे ऊपर कितनी है, 24। कल 23 थी ना, आपका भी कैलेंडर सेम है ना, तो कल 23 थी। अब मैंने कल गाड़ी सर्विसिंग लेके आया, ठीक है, सर्विसिंग कर ली मैंने गाड़ी की सर्विसिंग। अब मैं 24 को उसको पैसे दे रहा था इस टाइम में। अब कंसिडरेशन पास का था, मैं उसको दे रहा था, बट उसने कहा सर अपन गाड़ी को क्या करते हैं, नया कलर देते हैं उसको, बस आपका जो कलर है उसका चेंज कर देते, ब्लैक कर देती आपकी गाड़ी। मैंने बोला ठीक है चलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, जो कंसिडरेशन उसने लास्ट टाइम किया था गाड़ी सर्विसिंग, वो कंसिडरेशन अभी ये जो करने वाला वो कंसिडरेशन सेम है क्या, नहीं है। तो आप जब नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट करोगे उससे रिलेटेड, तो आपको उसके लिए सब्सिक्वेंट के लिए नया कंसिडरेशन चाहिए। सेम कंसिडरेशन पे आप सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो जब मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आप क्या करोगे, तो मेरे को इसको पहले इसका पैसा देना पड़ेगा, फिर इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुझे वापस उसको पैसा देना पड़ेगा, और जब ये इस दिन परफॉर्म करेगा फिर मैं 25 को इसको पैसा दूंगा। तो इसके लिए जब पैसे दूंगा तो इसका अलग होगा, और इस दिन पैसे दिया इसका अलग होगा। तो जब आप सब कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसका भी कंसिडरेशन अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। चलो, कंसिडरेशन इज इक्वल टू क्या बोला है, परफॉर्मेंस दैट पार्टीज एक्सचेंज विद ईच अदर, क्योंकि दोनों को परफॉर्म करना पड़ता है। मैंने बोला था कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, दोनों को परफॉर्म करना पड़ता है। देखो, फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन इज इक्वल टू सम बेनिफिट, राइट, प्रॉफिट टू एनी पार्टी, सम डेट्रीमेंटल लॉस और फॉरबियरेंस टू अदर। एक को बेनिफिट तो दूसरे को लॉस हो सकता है। चलो, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। अभी ध्यान, जो ऑफर देता है उसको क्या बोलते हैं अपन, जो ऑफर देता है उसको क्या बोलते हैं, जो ऑफर देता है उसको क्या बोलते हैं, प्रॉमिसर मतलब जो प्रॉमिस देता है, और जो प्रॉमिस लेता है वो प्रॉमिसी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। अब सुनो, यहाँ पे मैंने आपको बोला था, ठीक है, मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया कि बोला आप जो अगर आप ऐसा स्टडी करोगे तो 60% आपके आ जाएंगे, मैंने लिख के दिया, आप मुझे 50,000 दे दो, ठीक है। अगर आप मैं जैसा बोलूंगा, अगर आपने वैसा स्टडी कर दिया तो आपको 60% मार्क्स आ जाएंगे, मैं आप तो आप मुझे 50,000 रुपीज दे दो। आपने एक्सेप्ट कर दिया, हमें सब कुछ कर दिया। आपने क्या किया ना, दूसरे क्लास की स्ट्रेटेजी फॉलो की। मेरी डिजायर क्या थी कि आपने मेरा फॉलो करना चाहिए था, आपने दूसरे क्लास की स्ट्रेटेजी फॉलो की।
अब मुझे एक बात बताओ, ये एग्रीमेंट एनफोर्स हो सकता है क्या? आप कल जाके मुझ पे क्लेम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। आपको क्या फॉलो करना पड़ेगी? किसकी डिजायर फॉलो करनी पड़ेगी? प्रोमिसर की डिजायर फॉलो करनी पड़ेगी। आप थर्ड पार्टी की प्रोमिसर की डिजायर नहीं फॉलो कर सकती, ध्यान रखना। जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी की डिजायर फॉलो करनी पड़ती है। चलो, consideration must be offered by promisee or the third party at the desire of or request of किसी होनी चाहिए? promisor. This implies a written element of consideration. Contract of marriage in consideration of promise of settlement is enforceable. आपने पढ़ा है कि ये मैरिज इन कंसिडरेशन ऑफ प्रॉमिस ऑफ सेटलमेंट। आप कभी कोर्ट में गए हो क्या? नहीं, आप क्यों जाओगे कोर्ट में? कभी टाइम मिला गलती से, जब आपका सीएस हो जाएगा तो गलती से अगर टाइम मिल जाता है आपको कभी कोर्ट में जाना, जब आपका बीकॉम खत्म हो जाएगा ना, लॉ के लिए प्रेफर करना, मतलब सीए के हो, सीएस के हो, सीएमए के बच्चे, क्योंकि लॉ ऑब्वियसली आपको हेल्प होगा। काफ़ी जगह पे लॉ रूल्स अच्छे आते हैं, मतलब जैसे फेमा के रूल्स है, सीएमए पे अच्छे है, सीएस में भी है, सब जगह, तो लॉ आपके लिए बेटर ऑप्शन। तो कभी जाओगे तो फैमिली कोर्ट में आते हैं, आपको होता है फैमिली कोर्ट होता है, जहाँ पे डाइवोर्स की केसेस सही थी, वो क्या सेटलमेंट एग्रीमेंट करना पड़ता है वहाँ पे। मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी का डाइवोर्स हुआ है, दो लोगों का डाइवोर्स हुआ है, अब एक बंदा जो हस्बैंड है वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, मुझे साइन कर दो, आप छुट्टी, मेरे को बहुत परेशान दी, तूने बहुत परेशान किया मुझे जिंदगी भर, अब मैं सुकून, मतलब सुकून से जीना चाहता हूँ मैं, मेरे को आदत नहीं है बोलने की किसी से, सुकून से जीना चाहता हूँ मैं, मरना नहीं चाहता भाई मैं, अभी मेरे को जीना है और इतनी जल्दी क्यों मरेगा इंसान, सुकून से जीना चाहता हूँ मैं। बोले ठीक है मैं चल रहा, मेरे को सिर्फ 5 लाख रुपए दे, मैं तेरे को छोड़ के चली जाऊंगी। बोला ठीक है चलेगा। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेटलमेंट। मैंने ऑफर दिया उसको, तू छोड़ के चले जा, उसने बोला मेरे को पैसे चाहिए, खत्म, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो सेटलमेंट ऑफ प्रॉमिस भी क्या हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। चलो, एन एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी इज नॉट कंसिडरेशन। जैसे मैंने बोला कोई क्लास का दूसरी क्लास की स्ट्रेटेजी आप फॉलो करती है, तो इस एग्रीमेंट में थर्ड पार्टी कौन है? वो अगर क्लास, वो क्या है? थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी को कोई भी राइट नहीं होता अपने कॉन्ट्रैक्ट में। चलो, ये सेम मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो सेम है, ठीक है। उसके बाद हाँ ये पढ़ो, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन इन इंडिया, कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। जनरली ऐसा होता है इंडिया में, जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होती थर्ड पार्टी एंटर करती है कंसिडरेशन में। इंडिया में ऐसे काफी बार होता है, बट ध्यान रखना थर्ड पार्टी कंसिडरेशन कर सकती है, बट थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकती, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में क्लेम नहीं कर सकती। अब मुझे एक बात बताओ, आप, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक रूल बताया था, जो पार्टी दोनों अगर एंटर करते कॉन्ट्रैक्ट में, दोनों को राइट्स मिलते, दोनों के ही ऑब्लिगेशंस आते, तो थर्ड पार्टी का क्या है यहाँ पे? थर्ड पार्टी आपके कॉन्ट्रैक्ट में आके आपको नहीं बोल सकती कि मैं आपके ऊपर क्लेम करूंगा, नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ एग्री नहीं हुआ था, मैंने आपके साथ एग्रीमेंट ही नहीं किया, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हो? तो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता, बट थर्ड पार्टी कंसिडरेशन कर सकता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, ठीक है, अब मैं देखो, ये बैंक है, ये क्या है? एडी बैंक है, समझ लो। चलो, ये मैं हूं, ठीक है, ये वाइफ है, मेरी नहीं है, ठीक है। अब समझो, हाँ वाइफ खुद की होती है, सॉरी। तो अब मैं क्या किया, अब मेरे को लोन लेना है बैंक से, ठीक है, बैंक से क्या लेना है? लोन। मैंने बैंक के साथ एग्रीमेंट किया, क्या किया? एग्रीमेंट कि मेरे को लोन चाहिए, तो बैंक ने बोला गारंटी दो। अगर आपने डिफॉल्ट गए, आप विजय माल्या निकले, तो आप भाग गए, तो हमारा क्या होगा फिर? हम किससे मांगे पैसे? मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं बैंक वालों, मेरे पास मेरी वाइफ है, मतलब उसको गारंटी नहीं, अगर मैंने पैसे नहीं दिया तो आप किसके पास से पैसे लो? मेरे वाइफ के पास से पैसे लो। अब एग्रीमेंट किन लोगों में बना है? सिर्फ पहले ये तो नहीं आई एग्रीमेंट में, 2 लोगों में एग्रीमेंट बने। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे पैसा नहीं देता तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करने के लिए, मतलब मैंने जो बोला था कि मैं अगर पैसे नहीं दूंगा तो पैसे कौन देगा? मेरी वाइफ देगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जब मैं डिफॉल्ट करूंगा तो इसका कंसिडरेशन क्या होगा? जब ये पैसा देगी मेरे भैया आप पे, ये क्या है? कंसिडरेशन। और ये कंसिडरेशन कौन देगा? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कंसिडरेशन दे सकता है, बट ये क्लेम नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे इसके पास 50 लाख रुपए निकले, नहीं निकलेंगे बट निकले 50 लाख रुपए, और मैंने बैंक से 30 लाख रुपए लिया था, ठीक है,
अब बैंक वाले इसके पास से कितने पैसे लेंगे? 30 लाख। 20 लाख पे क्लेम कर सकते क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अथॉरिटी कितनी दी थी? सिर्फ 30 लाख की दी थी कि मेरा 30 लाख ही लोन है। तो यहाँ पे कंसिडरेशन इसका क्या होगा? ये 30 लाख रुपीज। तो थर्ड पार्टी कंसिडरेशन हो सकती है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकती, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ बना है? बैंक और मेरे साथ बना है। तो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में आएगी क्या? नहीं आएगी, सिर्फ उसका कंसिडरेशन आएगा, बट थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकती। कल जाके अगर यहां से इन्होंने अगर 35 लाख इनसे ले लिए, तो केस बैंक के ऊपर कौन फाइल कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल 30 लाख लेना चाहती थी बैंक, बट उन्होंने 35 लाख लिया इनसे, क्योंकि मैंने बोला था कॉन्ट्रैक्ट में मैं 30 लाख दूंगा, बट इन्होंने लिया 35 लाख। इस केस में बैंक के ऊपर केस कौन डाल सकता है? मेरी वाइफ या मैं? कौन डालेगा? पक्का? पक्का? देख लो, सही है। क्यों ऐसा? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, मैंने क्या बोला? थर्ड पार्टी कंसिडरेशन हो सकती है, बट थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में क्लेम नहीं कर सकती, या नहीं आपके ऊपर केस दाखिल कर सकती है। थर्ड पार्टी का कोई भी राइट नहीं होता, ये दिमाग में डाल लो। ठीक है, समझा? ओके, चलो क्या बोला नेक्स्ट? द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन एज गिवन, क्या सेक्शन है? 2D। कंसिडरेशन मतलब 2D मीन्स दैट, क्या बोल, proposition clear according to the definition, when at the desire of the promisor, the promisee or any other person does something, such an act is consideration। कुछ भी एक्ट करेगा तो वो क्या हो सकता है? कंसिडरेशन। इन अदर वर्ड्स, there can be stranger to a consideration but not stranger to कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मैंने बोला कंसिडरेशन के लिए स्ट्रेंजर हो सकता है, बट कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर नहीं हो सकता। ये समझा आपको एग्जांपल? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन। अब एग्जीक्यूटेड मतलब यहां पे क्या लिखा है? अब मुझे एक बात बताओ, देखो यहां पे लिखा है अ कंसिडरेशन व्हिच कंसिस्ट in the performance of an act is said to be executed when it consists a promise is said to be executed। जब एक्ट होगा तो एग्जीक्यूटेड, जब प्रॉमिस दोगे तो वो एग्जीक्यूटर ही होगा। अपन ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? एग्जीक्यूटेड मतलब परफॉर्म हो चुका है, एग्जीक्यूटरी मतलब परफॉर्म बाकी है। जब एग्जीक्यूटेड आएगा तो उसमें एक्ट हो जाएगा, और जब एग्जीक्यूटर ही आएगा उसमें क्या आएगा? प्रॉमिस। इधर देखो बाजू में आपके नोट्स में कहीं तो भी उसमें देखो ऐसा 2 पार्ट करो। ऑनलाइन वाले बच्चे हुई नोटबुक निकाल गया तो ओपनिंग करनी है नहीं ना? नहीं तो मैं ताली भी बजे ओपनिंग करता हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट आएगा यहाँ पे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? सॉरी, क्या एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, क्या आएगा? एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, ठीक है? यहां पे आएगा आपका एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। हैंड राइटिंग के ऊपर मत जाना, आदत नहीं कर दी आप लॉकडाउन की वजह से। यहां पे क्या आएगा? एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, यहां पे आएगा एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। एग्जीक्यूटेड में क्या आता है? एक्ट, और एग्जीक्यूटरी में क्या आता? प्रॉमिस। प्रॉमिस की डेफिनेशन क्या थी? टू बी और नॉट टू बी। तो ध्यान रखना, जब कोई एक्ट की बात करेगा तो एग्जीक्यूटेड, कोई प्रॉमिस की बात करेगा तो एग्जीक्यूटर ही आएगा कंसिडरेशन। चलो एग्जांपल सुनो, मैंने आपको पैसे दे दिए, मैंने बोला कि एक काम करो, आपका शॉप है गोल्ड का, आपका शॉप है गोल्ड का, सोने का आपका शॉप है। मैंने बोला मेरे मम्मी के बर्थडे के दिन मेरे को एक मस्त सोना चाहिए, सोना मतलब क्या बोलते हैं उसको, गले का जो भी हार होगा वो चाहिए। मैंने आपको पैसे दे दिए, आपने इमीडिएटली दे दिए, एक्ट हो गया। ये कौन सा कंसिडरेशन होगा? एग्जीक्यूटेड। आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, आपकी पेंट, आप इतना मस्त ड्राइंग करते हो, इतना मस्त ड्राइंग करते हो, इतना मस्त ड्राइंग करते हो। मैंने आपको बोला मेरा सिस्टर का बर्थडे, मेरे को उस दिन पेंटिंग चाहिए, मैंने आपको पैसे दे दिए, बट आपका परफॉर्मेंस अभी तक पेंटिंग नहीं। आपने प्रॉमिस किया कि मैं आपके सिस्टर का जब 1 जुलाई का बर्थडे आएगा तब मैं आपको पेंटिंग दे दूंगा,
ये कौन सा कंसिडरेशन है? एग्जीक्यूटिव, क्योंकि एग्जीक्यूट होने वाला है। चलो ये अपन ने पढ़ा कंसिडरेशन क्या हो सकता है, पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है या फ्यूचर भी हो सकता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है सेकंड वाली, मैंने बोला था क्या है, कंसिडरेशन इज गिवन एक्सेप्टेड इन एक्सचेंज फॉर द प्रॉमिस, द कंसिडरेशन इफ पास्ट मे बी द मोटिव बट कैन नॉट बी रियल कंसिडरेशन ऑफ अ सब्सिक्वेंट प्रॉमिस। नए प्रॉमिस के लिए नया कंसिडरेशन, नए प्रॉमिस के लिए नया कंसिडरेशन, नई सोच नई इरादा, ये नया भारत। चलो इधर ध्यान दो। अब ऐसा हो सकता है क्या, उन्होंने क्या बोला है कि मेरे को जितना राइट मिलेगा उतना ही राइट एक्सचेंज में आना चाहिए। मतलब यहाँ के अब क्या लिखा है देखो, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडवोकेट, एडवोकेट मतलब मस्ट बी समथिंग विच द लॉ वुड रिगार्ड एज हैविंग सम वैल्यू। अब मुझे एक बात बताओ, मैं जितना मतलब मैं प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ 1 लाख की, अब फॉर एग्जाम्पल आप ये क्लास खरीदना चाहते हो, आपने बोला कि मेरे को क्लास बहुत अच्छा लगा, मेरे को ये खरीदना है, ठीक है। अब इसकी मार्केट वैल्यू 30 लाख है, कितनी है? 30 लाख। अब मेरे पास आओ, मतलब आए, आपने बोला कि मुझे प्रॉपर्टी परचेस करनी 30 लाख की। अब मुझे एक बात बताओ, मैं अगर कहता हूं कि 30 लाख में मुझे बेचनी है, तो अगर मैं बोलता हूं कि मेरे को 25 लाख में बेचनी है आपको, तो मैं बेच सकता हूं। मार्केट वैल्यू 30 लाख है, बट मैं कहता हूं कि मुझे 25 लाख में ही सेल करनी है, आप मेरे स्टूडेंट बेच सकते हो। तो उन्होंने क्या बोला, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडवोकेट, मतलब अगर ये 30 लाख में प्रॉपर्टी है 30 लाख में बेचनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कंसिडरेशन एडवोकेट नहीं हो सकता, कंसिडरेशन में डिफरेंट भी हो सकता है। अगर 30 लाख की प्रॉपर्टी मेरी खुद की मर्जी है, मैं 25 लाख में भी दे सकता हूँ, मेरी मर्जी। मेरी वाइफ है, मेरे को मैं उसको 40 लाख में बेचना चाहता हूँ, 10 लाख में उससे कमाना चाहता हूँ, तो मैं बेच सकता हूँ, बेच सकता हूँ, मैं कोई दिक्कत नहीं। चलो ये बार्गेन, ये कंसिडर, इट कैन बी कंसिडर एज अ बैड बार्गेन ऑफ द पार्टी। मतलब मुझे एक बात बताओ, मैंने आप मेरे पास है, मैंने आपको मार्केट वैल्यू 30, मैंने आपको 35 लाख को बेची, बट आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आपको पैसे देना पड़ेगा, या आपकी बैड बार्गेनिंग हो सकती है। इसकी बैड बार्गेनिंग है, यहाँ पे लिखा है बैड बार्गेनिंग ऑफ द पार्टी। ये डिपेंड करता है पार्टी के ऊपर कि आप बार्गेनिंग कैसे करते हो। इसमें कोई नीड नॉट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जैक्ट वही होना चाहिए, डिफरेंट भी हो सकता है। चलो क्या लिखा है, हाँ इस केस में ऐसा हो सकता है, इन केस आप मेरे पास आए, ठीक है, आप लोगों ने डंडे लेके आए, हॉकी स्टिक लेके आए, सर हमको प्रॉपर्टी चाहिए 20 लाख में। अब मैंने जो कंसेंट दी वो फ्री कंसेंट होगी क्या? नहीं। तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा क्या? नहीं होगा। तो ये एक्सेप्शन है। अगर आप मेरे को अंडी इन्फ्लुएंसेस करते हो, मेरे ऊपर दबाव लाना चाहते हो कि आप 25 लाख में ही बेचो, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। फिर तो कंसिडरेशन वही आना चाहिए जो मार्केट में एग्जिस्ट करता है। ध्यान रखना, ठीक है, ये वही बोलते हैं। चलो, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बोलना चाहता था मैं? हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, अभी एक केस है, मैं एडवोकेट हूं, ठीक है, आप मेरे पास आए, आपने बोला कि सर मेरी केस, आप मेरी जो केस है वो आप कोर्ट में लड़ो। मैंने बोला ठीक है चलेगा, आप मुझे 20,000 दे दो, चलेगा। मैंने क्या बोला, 10,000 दो, मैं आपको परफॉर्म करता हूँ आपकी केस 10,000 में। बट आप ये बोलते हो कि सर अगर आपने केस जीत लिया तो मैं आपको 2,000 एक्स्ट्रा दूंगी। मतलब कितना, देखो यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ का जो मीनिंग है ना, कहाँ पे गया, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। अब मुझे एक बात बताओ, आप मेरे पास आए, ठीक है, 12 जून को, ठीक है, आपने बोला सर मेरी केस है, मुझे केस फाइल करना है मेरे दोस्त के ऊपर का जो भी केस है, मैं आपको 10,000 देती हूँ, ठीक है। मैंने बोला ठीक है चलेगा, 10,000 दे दो, मैं कैसे लूंगा, एग्रीमेंट होगा, सब कुछ होगा। अब आपने क्या बोला कि सर मैं आपको 2,000 एक्स्ट्रा देती हूँ, ये केस आप कैसे ही करके आपको जितना ही चाहिए। मैंने बोला ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने फर्स्ट 10,000 मुझे दिया था, तो मेरी लीगल ड्यूटी क्या है उस टाइम पे, आपको केस जितवा के देना। तो एक्स्ट्रा 2,000 में क्या सेम ही ड्यूटी है ना, मतलब 10,000 मेरे को पैसे दे गए तो मेरे को केस लड़के जित के ही दो ना, ऐसा कौन सा एडवोकेट आपको केस हराने देता है, मतलब तो ऑब्वियसली मेरी ड्यूटी क्या है, परफॉर्म करना।
बट इस केस में आप 2000 देते हो तो मुझे वापस वैसी ही ड्यूटी सेम परफॉर्म करनी पड़ेगी, तो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता। ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना पड़ता है आपको, आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं आए तो आपको डिफरेंट ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, जो लीगल आपका ऑब्लिगेशन है वो परफॉर्म करना पड़ेगा, सेम ड्यूटी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है आपको। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपकी सेम ड्यूटी, आप वापस सेम ड्यूटी कर रहे हो। अपन एग्रीमेंट क्यों एंटर करते हो कि आपको कुछ अलग करना है। अब मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एग्रीमेंट, क्या आप क्या कहो, आप डेली जो काम करते हो ना, खाना पीना खाओ क्लास खाओ सब, जो ऐसे एग्रीमेंट करो, इसमें क्या एग्रीमेंट है, ये तो आपकी नॉर्मल ड्यूटी, आपकी तुमची नॉर्मल ड्यूटी आहे मराठी, आपकी नॉर्मल ड्यूटी है, या आपको करना ही पड़ेगा, इसमें क्या एग्रीमेंट है। जब नॉर्मल ड्यूटी आती है तो उसमें एग्रीमेंट नहीं आएगा, आपको जो लीगल ऑब्लिगेशन आपके ऊपर जो आएगा ना, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा ना, वो आपकी ड्यूटी आएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होता है। यहाँ पर लिखा है देखो, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी परफॉर्म ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटी, जो आपकी एग्जिस्टिंग ड्यूटी वो नहीं आएगा कंसिडरेशन। द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट बाय अ पर्सन हु इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म द सेम कैन नॉट बी कंसिडरेशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। जो आप ऑलरेडी परफॉर्म करते हैं वो अगर सेम होता है तो ये कंसिडरेशन नहीं होगा। चलो समझा। Hence, a promise to pay money to witness is void for its without consideration. क्यों ऐसा क्यों बोला? Hence, a promise to pay money to witness is void for its without consideration. अब विटनेस का मीनिंग क्या है? विटनेस मतलब कौन? मैं शपथ करता हूं कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के बिना कुछ भी नहीं कहूंगा, ऐसी कहते हैं। मैं संगीता पे नहीं, संगीता नहीं, किसके ऊपर हाथ रखते हैं? हाँ, गीता के ऊपर। मैं गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो मैं कहूंगा वो क्या कहूंगा, सच कहूंगा, सच के बिना नहीं कहूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, मेरा नाम विटनेस है, अगर नाम नहीं, सॉरी, मेरी जो ड्यूटी, मेरे को क्या करना है, विटनेस देना है कोर्ट में, ये मेरी ड्यूटी है। मेरा नाम मतलब मेरे को विटनेस खड़ा कर दिया, मेरे को अगर कोई पैसा देता है तो मुझे क्या फायदा, मैं विटनेस तो वैसे ही देने वाला, कंसिडरेशन तो वैसे ही सेम है, तो ये वॉइड है, क्योंकि आप सेम ड्यूटी परफॉर्म करने वाले हो, इसमें वाइड कंसिडरेशन हो जाएगा, क्योंकि आपको परफॉर्म कुछ अलग नहीं करने वाले। चलो नेक्स्ट क्या है, क्या बोला है? हाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है? बट वेयर अ पर्सन प्रॉमिस टू डू मोर दैट ही इज लीगली बाउंड टू डू सच प्रॉमिस प्रोवाइडेड इट इज नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी से अपोज नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसी कौन सी पब्लिक पॉलिसी? मैंने आपको आपके साथ एग्रीमेंट किया कि कैंप रोड में जितने भी शॉप्स है आपको उनसे रोज 1000 कलेक्ट करना है मेरे नाम पे, गुंडागर्दी करनी है आपको। क्या करना मैंने बोला? क्या है? किधर है? चिपक लिए? पक्का? मेरे इधर नहीं ना, इस साइड? फिर ठीक, चलो बड़ी क्या? किधर? झगड़ा कर रहे हो ऑनलाइन वाले? एक सेकंड। अच्छा, पर्दे के पीछे क्या है? पर्दे के पीछे छिपकली है। चलो ध्यान दो, उनका चलने दो, अपना देखो। चलो क्या बोला तुम? छिपकली। तो टॉपिक क्या था? हाँ, पब्लिक पॉलिसी से अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब मैंने बोला आपको गुंडागर्दी करना, आप ये काम करो सब शॉप से कि 1000 कलेक्ट करो, ये पब्लिक पॉलिसी के अपोजिट है, तो आप ऐसा कंसिडरेशन नहीं कंसिडर कर सकते। इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट, ये अपन ने पढ़ा था। चलो, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल होना चाहिए। रियल मतलब मैंने आपको बोला कि अगर आप 110 साल के हो जाएंगे तो मैं सबको 10-10 लाख रुपए दूंगा, ये पॉसिबल है? तो रियल होना चाहिए, मतलब उसका कुछ सेंस होना चाहिए। आप कुछ भी बोले कल जाके, आप बोले सर अगर आप 4th फ्लोर पे जाते हो, वहां से उड़ी मार के नहीं, मतलब वहां से अगर छलांग लगाते हो और वापस ऊपर आ जाते हो तो हम आपको 10,000 देंगे। आपने ऐसे बोल दिया, अब ये रियल हो सकता है क्या? मैं भले ही जाऊंगा 4th फ्लोर पे 10,000 के लिए, बट वापस आ जाऊंगा अगर मैं नीचे से 2 पैर पे तो डेफिनेटली नहीं आऊंगा। तो ये एग्रीमेंट हो सकता है? नहीं। तो आपका जो प्रॉमिस, जो कंसिडरेशन, वो क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। जो आप परफॉर्म कर सकते हो वही होना चाहिए। चलो, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, अपोज पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। पढ़ा पढ़ा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सूट बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड पार्टी सूट कर सकती है। सूट मतलब क्लेम फाइल करना, केस दाखिल करना। सूट का मतलब है, सूट मतलब उस वाली सूट नहीं, सूट मतलब क्लेम फाइल करना, ये केस दाखिल करना। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है क्या? आपके ऊपर केस दाखिल कर सकती है थर्ड पार्टी? नहीं आ सकती, बट कंसिडरेशन कर सकती है। देखो क्या लिखा है, द कंसिडरेशन फॉर एन एग्रीमेंट में प्रोसीड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी
द थर्ड पार्टी कैन नॉट सू ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, ओनली अ पर्सन हु इज अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ऑन इट। ध्यान रखना, थर्ड पार्टी कंसिडरेशन कर सकती बट कॉन्ट्रैक्ट में क्लेम नहीं कर सकती, केस दाखिल नहीं कर सकती। ठीक है, देखो कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज वैलिड, एग्जाम में इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर लो। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज वैलिड एंड इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। समझा? मतलब ये ध्यान दो सब लोग, ध्यान दो। अब मैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप पता है, प्रिंसिपल एजेंट मतलब मैं प्रिंसिपल मतलब कॉलेज का प्रिंसिपल, मेरी एक फैक्ट्री, ठीक है, मेरे फैक्ट्री में एक एजेंट काम करता है, ठीक है, आपने मैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, आपने बोला कि मुझे गुड्स चाहिए, एक 10,000 शूज चाहिए, शूज का एग्जाम्पल है, 10,000 शूज चाहिए, मैंने बोला मैं ठीक है मैं देता हूँ, ऑफर एक्सेप्ट कर दिया मैंने। मेरा जो एजेंट है जब आपके पास शूज लेके जाएगा आपको देगा, ये कंसिडरेशन है, आपको देगा, ये कंसिडरेशन है। जब ये कंसिडरेशन देगा आपको कंसिडरेशन, आप पैसा दोगे। तो एक्ट किसने किया? थर्ड पार्टी ने, मैंने नहीं किया। एक्ट किसने किया? थर्ड, मेरे एजेंट ने, मतलब थर्ड पार्टी ने किया। तो एक्ट ऑफ कंसिडरेशन हो सकता है। कल जाके अगर आपको शूज नहीं मिलते या उसको शूज अगर उसको पैसे ज्यादा मिलते हैं, उसने पैसे नहीं दिए, तो आप केस किसके ऊपर दाखिल करोगे? उसके ऊपर या मेरे ऊपर? मेरे ऊपर कर सकते हो। थर्ड पार्टी को आप सू नहीं कर सकते। जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते दोनों पार्टी, वही कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर सकते? क्लेम फाइल कर सकते हैं। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में आ ही नहीं सकता। चलो अब इसके लिए देखो, ये जो लिखा है स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ध्यान रखना, एग्जाम में आपको सीधा नहीं पूछेंगे ऐसे क्या हुआ, आप उधर क्यों देख गए, क्या हो गई चिपकली, आप ध्यान मत दो, इधर चिपकली ना बस, आप ऐसे मत दोगे मेरी तरफ, और होगा तो पीछे बोल देना, ना तो आप देख रहे हैं मेरे को क्या मेरी तरफ देख रहे हो चिपकली पीछे से। चलो क्या बोल रहा था मैं? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी। अब डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी मतलब क्या होता है? ये एग्जाम में आपको एक्सप्लेन में आ सकता है, 2 मार्क के लिए और 4 मार्क के लिए। तो आपको क्या आएगा? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब, प्रिविटी का मतलब है प्राइवेसी, प्रिविटी मतलब प्राइवेसी, लिख के लो। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी मतलब प्राइवेसी, मतलब स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, उसका मीनिंग है क्लियर कट, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में सू नहीं कर सकता। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी, मतलब प्राइवेसी, कॉन्ट्रैक्ट की प्राइवेसी होती है। एग्जाम में 2 मार्क की आ सकता है, ठीक है। चलो, इवन स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्स अ क्लेम इन द फॉलोइंग केसेस। देखो बट ऐसे कुछ केसेस है जिसमें थर्ड पार्टी क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है, इसलिए ये एक्सेप्शन है, ठीक है। अब सबसे पहले फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है? बेनिफिशियरी। अब देखो इधर बेनिफिशियरी क्या होता है, सबसे पहले दिमाग में तो डाल लो, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में सू नहीं कर सकते। अब उसका फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है? बेनिफिशियरी। अब बेनिफिशियरी मतलब सोचो अभी क्या, देखो ये मैं छोटा सा बच्चा हूं, बचपन का बोल रहा हूं मैं, अभी का नहीं, मैं ये छोटा सा बच्चा हूं, ठीक है, छोटा सा बच्चा हूं। अब क्या हुआ ना, मेरी एज है 17 ईयर्स, कितनी है? 17 ईयर्स। ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, मेरे जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने रखी थी प्रॉपर्टी, क्योंकि मैं 17 ईयर्स था, मैं कैपेबल नहीं था प्रॉपर्टी मैनेज करने की, तो उन्होंने एक ट्रस्टी को अपॉइंट किया। किसको अपॉइंट किया? ट्रस्टी। ट्रस्टी का नाम है पप्पू ट्रस्टी, पप्पू ट्रस्टी लिमिटेड। ये जो बंदा है पप्पू, दिख रहा है ना आपको उधर, ये जो बंदा है पप्पू, ठीक है, ये पप्पू को प्रॉपर्टी दी मैनेज करने के लिए। किसको दी? इस पप्पू। एग्रीमेंट किन दोनों में हुआ फिर? मेरे ग्रैंडफादर, ठीक है, मेरे ग्रैंडफादर के साथ एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट किन दोनों में हुआ? मेरे ग्रैंडफादर के साथ एंड पप्पू में हुआ। पप्पू क्या करता है? मेरी प्रॉपर्टी, मतलब मेरी फ्यूचर में तो मेरी होने वाली है प्रॉपर्टी, मैं बेनिफिशियल मतलब मुझे बेनिफिट होने वाला है, बेनिफिशियल मतलब जिसको बेनिफिट होता है। अब मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है,
तो मेरे ग्रैंडफादर ने क्या किया ना, क्योंकि मैं तो समझ नहीं सकता इस उम्र में, 17 ईयर्स में मुझे समझ नहीं आता क्या करना है। तो मेरे ग्रैंडफादर ने क्या किया ना, एक ट्रस्टी को अपॉइंट किया पप्पू बोल के, वो क्या करता है, इस प्रॉपर्टी को मैनेज करता है। ठीक है, अब ग्रैंडफादर तो चले गए, अब मैं 18 साल का हो गया, कितना, अब पप्पू मेरी प्रॉपर्टी नहीं देगा। पप्पू बोलते तू कौन, पप्पू बोला तू कौन, अब मैं क्या करूं। अब पप्पू ने तो ऐसा बोल दिया, अब मेरे ग्रैंडफादर भी चले गए। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो एग्रीमेंट किया था, मैं एनफोर्स कर सकता हूँ? क्योंकि इसका जो बेनिफिट था वो किसको होने वाला था, अल्टीमेटली मुझे होने वाला था। अगर मुझे बेनिफिट ही नहीं होगा तो मैं क्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि इसे कहते हैं एक्ट ऑफ, सॉरी इसे क्या कहते हैं, बेनिफिशियरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्योंकि मैं उस टाइम कैपेबल नहीं था, इसलिए मेरे बिहाफ पे मेरे ग्रैंडफादर ने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया होगा एज अ बेनिफिशियरी, बट जो बेनिफिशियरी रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट में क्लेम कर सकता है। तो मैं पप्पू के ऊपर केस, मैं पप्पू को टप्पू मार में पप्पू के ऊपर मैं केस फाइल कर सकता हूँ। तो ये दिमाग में डाल लो, कब होगा ये, जब बेनिफिशियरी में मेरा नाम आएगा। ठीक है, एक्सेप्शन है। चलो नेक्स्ट क्या है, फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट मतलब इधर ध्यान दो, अब देखो ये मेरे पापा है, ठीक है, ये मेरे पापा है, हम टोटल 5 बहन भाई है, 2 3 4 5, ठीक है। हम टोटल कितने भाई बहन है, 2 लड़कियां 3 लड़के, इसके बाद कितने, इसमें मिक्स हो गए, चलो इसके बाद इसमें मिक्स हो गए, चलो हम कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। अब फैमिली सेटलमेंट करना, ठीक है। अब इस केस में क्या होना है, पापा ने बोला, मैं बोला पापा बोले बोल, मैं बोला मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए आपकी। पापा बोले काम करो, मैं क्या करता हूँ, मैं इन 4 में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, और ये मैं हूँ, ये बेचारा होगा यहाँ पे, ठीक है। पापा ने बोला मैं इन 4 को प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ, मैं इनके साथ एग्रीमेंट करना चाहता हूँ। मैं इन 4 को प्रॉपर्टी मैंने लिख दिया, तेरा नाम, इन 4 का नाम लिख दिया। एक का नाम था पप्पू, एक का नाम था बंटी, एक का नाम था सनी, नहीं ये लड़की नहीं, ये लड़का है, नहीं लड़की, जाने तो कुछ भी हो, लड़का हो लड़की हो, क्या करने का, अपने भाई बहन, ठीक है। तो मेरे पापा ने क्या किया, इन 4 को प्रॉपर्टी दे दी, बोला कि ये एग्रीमेंट बना दिए, मेरी प्रॉपर्टी जितनी भी होगी इनको मिल जाएगी। बेचारा मैं तो बेटा, अब मैं यहाँ पे एग्रीमेंट में क्लेम कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता? अगर मैं तो भी उनका खून हूं ना, मैं भी उनका तो लड़का हूं ना, फिर मैंने क्या गुनाह किया, उनको तो आपने सब प्रॉपर्टी दे दी ना, ये तो घर का मामला है ना, फिर भाग वाला थोड़ी हूं मैं। जब आप बोलते हो थर्ड पार्टी में, इस केस में थर्ड पार्टी थोड़ी हूं, क्या हूं, इसमें थर्ड पार्टी नहीं हूं मैं, इसमें कौन हूं मैं, फैमिली मेंबर हूं। तो जब फैमिली सेटलमेंट की बात आती है तो मुझे क्यों छोड़ दिया, फिर मैं अनाथ थोड़ी हूं, मैं तो भी तो आपका हूं ना। सब पापा को बोला मैंने, तो मैं पापा के ऊपर क्लेम दाखिल कर सकता हूँ। ध्यान रखना ये चीज है, जब फैमिली सेटलमेंट होगी तो एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी मतलब फैमिली मेंबर क्लेम कर सकता है। बेचारे मेरे पापा सोचते हैं ऐसा ड्राइंग मेरा निकाला होगा, वो तो शर्म से मर जाएंगे, मैं ऐसा। चलो एक हुआ बेनिफिशियरी, सेकंड हुआ फैमिली सेटलमेंट, थर्ड क्या है, सबसे फेवरेट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट। मतलब अब मुझे एक यहाँ पे बात बताओ, देखो अब क्या है, क्या कौन सा थर्ड एक्सेप्शन क्या है, मैरिज, वन ऑफ माय फेवरेट, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो, अब क्या हुआ ना, हमारा 2007 में हुआ था मैरिज, ठीक है। अब कौन सा चल रहा है 2021। अब मैंने बोला नहीं रहना है मुझको, अब नहीं रहना है मुझको तेरे साथ, बोल क्या करेगी क्या आगे बात। उसने बोला ठीक है नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। उसने बोला मुझे 25,000 पर मंथ चाहिए, मेरा शॉपिंग का खर्चा, मेरा मेंटेनेंस का खर्चा, मुझे 25,000 पर मंथ चाहिए मतलब चाहिए। मैंने बोला ठीक है मैं देता हूँ, मैंने क्या बोला, मैं ठीक है मैं देता हूँ। अब मैंने, उसने ऑफर कितना दिया मुझे 25,000 का, मैंने कितना दिया 25,000 में एग्री कर दिया, ठीक है ऐसा हो। इसका एक पापा है, सबका होता है, इसका भी एक पापा है, ठीक। अब इसके साथ मैंने एग्रीमेंट कर दिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने इनको बोला, इसको क्या बोला, इसने क्या बोला मुझे, मेरे साथ मत एग्रीमेंट कर, तेरा भरोसा नहीं,
तो मुझे कभी हाँ भी बोलता कभी ना भी बोलता। एक काम कर, मेरे पापा के साथ एग्रीमेंट बना, ठीक है, मेरे ससुर के साथ एग्रीमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या कर दिया, जो एग्रीमेंट था इसके साथ नहीं किया, फिर मैंने जो एग्रीमेंट किसके साथ किया, इसके पापा के साथ किया, इसका ससुर, ठीक है, इसके साथ मैंने एग्रीमेंट किया। मैंने बोला मैं तेरे लड़की को 25,000 दूंगा अगर मैं छुड़ के चला गया तो। अगर मैंने इसको कुछ भी किया, मैंने इसका हरासमेंट किया, कुछ भी किया, तो क्या करेगा तू, मुझसे 25,000 लेके जा पर मंथ। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें बेनिफिशियरी कौन है? मैंने लिखा इसकी वजह से, ऊपर लिखा इसलिए वाइफ बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन है इसमें? बेनिफिशियरी कौन है इसमें? वाइफ। तो बोल दो ना, मेरे को अभी आना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, बेनिफिशियरी अगर वाइफ है तो कल जाके अगर मैंने एग्रीमेंट तो किसके साथ किया, उसके ससुर के साथ, कल जाके अगर मैं उसको मारता हूँ, मैं बोलता हूँ मत रहे, निकल जा यहाँ से, तो खुद जाके क्लेम कर सकती है क्या? वाइफ खुद जाके क्लेम कर सकती है? कर सकती है, क्योंकि बेनिफिशियरी वो है। बेनिफिशियरी क्या है? वो है। तो इस केस में वो जा सकती है। यहाँ पर लिखा है सेम। किधर गया वाइफ, किधर गई? यहाँ। हाँ देखो यहाँ पर लिखा है, वही एग्जाम्पल है, सेम वाला एग्जाम्पल। अगर आप उसके पापा के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो तो वो लड़की जाके क्लेम कर सकती है। थर्ड एक्सेप्शन हुआ। फर्स्ट वाला कौन सा था? बेनिफिशियरी। सेकंड फैमिली सेटलमेंट। थर्ड मैरिज। बोलते जाओ। चलो, in case of assignment of contract with an benefit under contract has been assigned, the assignee can enforce the contract, but such assignment should not involve any personal skill. अब असाइनमेंट मतलब क्या होता है? ध्यान, आपको पता है आपको होमवर्क दिया जाता है, कभी स्कूल में दिया होगा, हाँ, बचपन में या अभी भी। अब फॉर एग्जाम्पल आप ये हो, ठीक है, तो आप एक एजेंसी है जो होमवर्क करके देती है बच्चों को। मैंने एक कंपनी डाली, ये मेरी कंपनी। आपने क्या किया ना, मुझे असाइन कर दिया। क्या कर दिया? असाइन कर दिया कि क्या करो, कि मेरा जितना भी होमवर्क है आप करते जाओ, मैं आपको 10,000 दूंगी पर मंथ। चलो बढ़िया काम है, मैं असाइनमेंट करके दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने मुझे क्या कर दिया? असाइन कर दिया। तो आपने क्या बोला, हमें ये इस स्कूल से पेपर्स आएंगे, ये पेपर्स आप क्या करो, सॉल्व करके दो, जितनी भी असाइनमेंट होगी आप कंप्लीट करोगे। ठीक, तो मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। असाइनमेंट किसने दिया मुझे? इसने दिया। अब काम किसके बीच में चलेगा? दोनों के बीच में। एग्रीमेंट किन दोनों को हुआ है? इन दोनों का। ठीक है, इस केस में मुझे बात बताओ, अगर ये कुछ डिफॉल्ट करते हैं या अगर पे नहीं करते तो ये केस दाखिल कर सकते हैं इनके ऊपर? मैंने अगर इनको असाइनमेंट दे दिया, जो भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट था वो मैं अगर इनको असाइन कर देता हूं, अगर ये करते काम, इनमें अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो ये क्लेम फाइल करेगा, ये क्लेम फाइल करेगा। मुझे एक बात बताओ आप लोग, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान दो। ये मैं हूं, ये पुणे का, मैं फॉर एग्जांपल पुणे का मैं महापौर हूं, ठीक है, मयूर, मैं यहाँ पे जो मैं महापौर हूं पुणे का। महापौर को क्या बोलते? मयूर बोलते। हिंदी में क्या बोलते? इंग्लिश नहीं, मराठी में क्या बोलते? ए सॉरी, हिंदी जाने, कुछ भी हो, आपको मेरी फीलिंग समझी? चलो, ये मैं हूँ, ठीक है, वो छोड़ दो, मैं बड़ा बनता हूँ कुछ तो, मैं एमएलए हूँ यहाँ का, ठीक है, मैं यहाँ का एमएलए। अब मेरे को बताओ, मेरे को यहाँ का रास्ता बनाना है पुणे के आम का, मेरे को एक रास्ता बनाना है पुणे के आम का। तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था मैंने असाइन कर दिया किसी पार्टी को, ये थर्ड पार्टी, मैंने उनको असाइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और इनको जो पैसा देना वो यहाँ पे एक लोग, ये कंपनी है, ठीक है, ये पैसा देगी, ये पैसा देगी इनको, ये करेगी कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे पास था, मैंने इनको असाइन कर दिया, कल जाके अगर ये पैसा नहीं देते तो ये फाइल कर सकते क्या केस? क्यों नहीं फाइल कर सकते? अरे असाइनमेंट का मतलब क्या होता है पता है? मेरे को जो असाइनमेंट आती है ना, तो मैं असाइनमेंट आपको दे देता हूँ, तो सिर्फ आपको राइट्स नहीं मिलता, उसके ऊपर जो एप्लीकेशन वो भी आपको मिल जाती है। असाइनमेंट मतलब क्या करना? असाइन करना, किसी और को दे देना। अगर मेरे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है, ठीक है, मेरे पास कोई बंदा है कि मेरे को कॉन्ट्रैक्ट करने, दो बंदे आए, इनमें कॉन्ट्रैक्ट है, इनमें कॉन्ट्रैक्ट है, वो मेरे पास है, मैंने किसी और को असाइन कर दिया। किसी और को जब मैं असाइन करता हूं तो उसके राइट्स, उसके ऑब्लिगेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं असाइनमेंट में। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में जिसको मैं ट्रांसफर करूंगा थर्ड पार्टी, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, वो क्लेम कर सकता है, क्योंकि मैंने असाइन कर दिया। असाइन मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, तो मेरा इसमें कोई पार्टी नहीं है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास आ जाएगी? थर्ड पार्टी के पास। जब उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी तो उसके साथ उसके पास राइट भी आ जाएगा।
मैंने बोला जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तब उसके साथ क्या आता है, राइट भी आता है। तो असाइनमेंट में फिर थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर सकती है, सू कर सकती है, क्लेम कर सकती है। असाइनमेंट में सिर्फ राइट ट्रांसफर नहीं होता, ऑब्लिगेशन में ट्रांसफर होती है। चलो कहाँ थे, किधर गया, किधर गया, हाँ इधर गया, ठीक है ये पढ़ा ना। अभी फोर्थ हुआ, अभी फिफ्थ। Acknowledgement or estoppel when the promisor his conduct acknowledge himself as an agent of third party, it would result into binding obligation toward third party. अब मुझे एक बात बताओ, देखो यहाँ पे लिखा है L use M 20,000 to be given to N and M inform N that he is holding the money for him. अभी देखो ध्यान, सिंपल है। estoppel मतलब क्या पता है, estoppel मतलब once you accepted letter you cannot denied। वहां पे लिखो estoppel का मीनिंग, estoppel का मीनिंग लिखो once you accepted letter you cannot denied। once you accepted a letter you cannot denied। इसका मीनिंग किधर है, हाँ once you accepted letter you cannot denied। अब देखो दो लोग हैं, ठीक है ये दो लोग हैं, ठीक है। अब क्या बोला इसको, मतलब अब ये अक्षय है, ठीक है ये सिद्धेश है, ठीक। तो मैंने अक्षय ने सिद्धेश को बोला कि मेरे को जो 20,000 तुझे देना है ना, मैंने बंटी के पास रखे। किसके पास रखे, बंटी के पास रखे 20,000 रुपीज। अब बंटी ने सिद्धेश को बोला सिद्धेश मेरे पास 20,000 अक्षय सर ने दिए हुए, तू लेके जा मेरे पास। अब कल जाके अगर सिद्धेश बंटी के पास चला जाता है और बंटी बोलता कि मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, तो मुझे एक बात बताओ, इस केस में बंटी ने अगर डिनाई कर दिया कि उस केस में मेरे पास पैसा है ही नहीं, तो ये थर्ड पार्टी के ऊपर क्लेम दाखिल कर सकते हैं, केस दाखिल कर सकते हैं। सिद्धेश थर्ड पार्टी के ऊपर केस दाखिल कर सकता है इस केस में। मेरे को क्यों देख सकते, मैं बोला आंसर। इस केस में बंटी के ऊपर केस दाखिल कर सकते हैं क्या, इस टॉपिक का मीनिंग क्या बताया मैंने अभी, इस केस में किसके ऊपर केस दाखिल कर सकते हैं। एक बार उसने कहा कि हाँ मुझे पसंद नहीं, हाँ एक बार उसने कहा अगर मैं पैसा, मतलब मेरे पास पैसा है मैं आपको देना चाहता हूँ, आप आ जाओ। जब वो चला गया तो उसने बोला मेरे पास पैसे है नहीं। स्टार्टिंग में तो उसने एक्सेप्ट किया था। तो ऐसा कुछ होता है कि स्टार्ट में अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो बाद में आप डिनाई नहीं कर सकते। ये रूल है कॉन्ट्रैक्ट का, याद रखना। वंस यू एक्सेप्टेड लेटर यू कैन नॉट डिनाइड, दैट इज कॉल्ड estoppel। तो इस केस में आप बंटी के ऊपर केस दाखिल कर सकते हैं, थर्ड पार्टी को सू कर सकते हैं। चलो किधर गया, बहुत नीचे जाता, हाँ चलो चलो ये देखो ये कितना होगा, 6 हो गए, 5 हो गए, 6 होंगे पक्का, या भी 6 ना। ये देखो कॉन्ट्रैक्ट एंटर थ्रू एजेंट, मैंने बोला एजेंट को, आपको अभी एग्जांपल बोला, मेरी फैक्ट्री है मैंने एजेंट के पास दी, तो उसने क्या किया किसी को गुड्स दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर वो एजेंट बीच में कुछ कर लेता है, गुड्स बाहर की तरफ सेल कर लेता है, तो मुझे एक बात बताओ, अब एजेंट के ऊपर मैं केस फाइल कर सकता हूँ, थर्ड पार्टी के ऊपर फाइल कर सकता हूँ, क्योंकि एजेंट मतलब क्या, आप उसको अथॉरिटी देते हो। जब थर्ड पार्टी को अथॉरिटी देते हो तो उसके ऊपर आप केस दाखिल कर सकते हो। एजेंट काम करता मतलब किसके बिहाफ पे काम कर रहा है, अल्टीमेटली प्रिंसिपल के बिहाफ पे। जो प्रिंसिपल है उसका ही काम करता है एजेंट, तो ऑब्वियसली किसके ऊपर केस दाखिल कर सकते हैं आप, एजेंट के ऊपर दाखिल कर सकते हैं। चलो कितने टोटल, 6। सबसे पहले फर्स्ट, अरे रुको एक मिनट, व्हाट आर द एक्सेप्शंस
व्हेन थर्ड पार्टी कैन फाइल द सूट। तो 6 एक्सेप्शन है। सबसे पहले फर्स्ट बेनिफिशियरी, सेकंड फैमिली सेटलमेंट, थर्ड मैरिज, फोर्थ क्या है? हे भगवान तू उठा ले मुझे आज। फोर्थ क्या है? फिफ्थ क्या है? सिक्स क्या है? एजेंट। तो फिफ्थ किधर गया? फोर्थ किधर गया? वो बोले ऊपर से सब फोर्थ गया, तो गया किधर फोर्थ? याद करो, देखो देखो बुक में कहीं मिलता है क्या फोर्थ? तो आप लोगों को आपका स्टडी किसी को असाइनमेंट दे दो, अब वही पास होगा, वही रिजल्ट कराएगा आपका, वही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बेटर हो। वही सबसे इंपॉर्टेंट भूल गए। सबसे पहले फर्स्ट बेनिफिशियरी, सेकंड फैमिली सेटलमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एजेंट। ये 6 एक्सेप्शंस होते हैं उसमें। और इससे थर्ड पार्टी कैन नॉट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। इसे क्या कहेंगे? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड पार्टी कैन नॉट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज मींस डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। याद है? ऐसे भूलो मत जाओ। ये डॉक्ट्रिन मतलब, ये डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मैक्सिमम टर्म पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज मीन डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी, या आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी आ सकता है। ऊपर नीचे 4 ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, उसमें से एक आपको फाइंड आउट करना है कि ऑब्जेक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी क्या होता है, या आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो याद करते जाओ, भूलो मत ऐसे। अभी तो पढ़ा है अपन ने, समझा? कोई डाउट? रुको एक मिनट।